अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हमको देखना है। हमने इससे पहले देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन इज़ एरोबिक एंड वन इज़ एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये इसलिए होता है ताकि हम एटीपी बना सकें। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनते हैं या जो कंजर्व होके रहते हैं, जो हमको डे टू डे लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से बना है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं आप। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मीन्स ग्लूकोज का हमको ब्रेक डाउन करना है, और ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तब एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी स्टेप्स पे है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हमको एक प्रोसेस करके है, ये हमको देखना है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए, ग्लूकोज जब हमारे सेल में इंटर होता है तो सेल में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस से जो बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है, ये बाय प्रोडक्ट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। उसमें नंबर 1 है क्रेब्स साइकिल एंड नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या जिसको हम ईटीसी भी कहते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, जिसमें हमको एक बाय प्रोडक्ट मिला है, या जिसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, उसका नाम है पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 एटीपी और 2 NADH हमको मिलता है। देखिए यहाँ पे NADH और एक होता है FADH। ये NADH और FADH को कोएंजाइम भी कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये रिड्यूस फॉर्म होता है। आपको मालूम है हाइड्रोजन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रखता है। जब NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म जो NAD होता है, उसके साथ जब एक हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाता है, वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम, वो रिड्यूस फॉर्म होता है और एनर्जी को अपने साथ लेके चलता है। एक हाइड्रोजन का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि NADH जो है ये लोडेड गन की तरह है, कि कभी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म ATP, या जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH है, ये कभी भी अब कन्वर्ट हो सकता है ATP के अंदर। 2 ATP डायरेक्टली मिला और 2 पायरुविक एसिड मिला। अब ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट अलाउ करेगा सेल साइटोप्लाज्म से, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। देखिए, जो पिछली स्लाइड हमने देखी उसको एक रिएक्शन के जरिए बताया गया है। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड अगेन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जिसमें हमको कुछ ATP भी मिलता है और कुछ जो है NADH भी मिलता है। NADH डायरेक्ट एक दूसरी रिएक्शन में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे इस्तेमाल में आता है। देखिए, उसके बाद अब दूसरा जो प्रोसेस है जो कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको कहते हैं साइट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो 2 प्रोसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होता है क्रेब्स साइकिल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर ये पहला प्रोसेस होता है, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। तो TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल, ये दोनों एक ही नाम। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा, उसको EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP 3 साइंटिस्ट के नाम के इनिशिएशन है। इनिशिएशन वर्ड जो होते हैं एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास, ये तीनों साइंटिस्ट है, उसी को हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा। इसी तरह यहाँ पे क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 चीजें आप याद रखिए। नंबर 1 इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द क्रिस्टी। क्रिस्टी वो चीज है जहां पे फोल्डेबल हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्रिस्टी कहते हैं। सो क्रिस्टी के अंदर या क्रिस्टी के साइड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है प्रोसेस, एंड मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल होता है। देखिए अब नेक्स्ट जी, ये जो है क्रेब्स साइकिल, जो नाम पड़ा है क्रेब, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आता है सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स। ये फिजिशियन थे और इन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये साइकिल हमको बताया है।
इसमें उन्होंने प्रोसेस बताया किस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है और कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये क्रेब्स साइकिल हैंस क्रेब के नाम से मशहूर हो गया, जिसको टीसीए साइकिल भी हम कहते हैं ना। क्रेब्स साइकिल में कितनी एनर्जी मिल रही है, देखिए यहाँ तो सबसे पहले एक बात हम समझ लें कि क्रेब्स साइकिल जो है मैट्रिक्स के अंदर होता है। अभी हमने देखा है स्ट्रक्चर में, अब ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस की वजह से पायरुविक एसिड बना जो एंटर हुआ मैट्रिक्स में, वहां पे बनता है 2 ATP। अभी हमको क्रेब्स साइकिल की सारी स्टेप नहीं जानना है, वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कितने उसमें ATP बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ATP 6 NADH बनते हैं। देखिए 6 NADH, अब ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि NADH इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ NAD, और ये जो है एनर्जी साथ में लेके चलता है। इसी तरह 2 FADH2 भी बनता है और CO2 भी बाय प्रोडक्ट बनता है। ये वही CO2 है जो हम हर सेकंड में अपने बॉडी से रिलीज कर रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये इतना प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, तब जाके ये CO2 रिलीज होती है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं और TCA साइकिल भी कहते हैं। देखिए अब ये जितना भी प्रोडक्ट बने हैं, या पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल, अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, जो NADH और FADH2 हमको मिला है रिड्यूस फॉर्म, ये एक के बाद दीगर प्रोडक्ट के कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे। मीन्स हमको हर बारी हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर होगा, दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वही प्रोडक्ट में से फिर हाइड्रोजन निकलेगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा, इस तरह ये फाइनल प्रोडक्ट जाएगा। तो ये जो चेन बनती है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो हर बारी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, फिर ऐड हो रहे हैं, फिर रिलीज हो रहे हैं, फिर ऐड हो रहे हैं। हमको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होते चला जाता है। फिर लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो कि लास्ट एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला सबस्ट्रेट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसको फाइनल कर देता है। तो जितने बार वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उतनी दफा ATP जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये NADH और FADH2 सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर है इसके, जो यहाँ पे प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो ये क्रिस्टी में होता है, वही क्रिस्टी जो फोल्डेबल पार्ट था माइटोकॉन्ड्रिया का। The electron are passed down a chain of protein until they reach the final electron acceptor, और final electron acceptor क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट आपको डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें 2 प्लेयर होते हैं, जिसको हमने NADH और FADH2 देखा है, और आखिरी में फाइनल एक्सेप्टर जो है ऑक्सीजन होता है, और वहां पे फाइनल ब्रांड बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह ETC प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन produces 32 ATP and H2O। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट ऑफ ATP 36 हो जाते हैं अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC के अंदर। देखिए अभी तक जितनी भी हमने स्लाइड देखी उसका शॉर्ट समराइज किया गया है। C6H12O6 ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट मिला हमारे को CO2 and H2O। उसके बाद देखिए क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कांट फंक्शन। अगर ऐसा हुआ कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिली प्रॉपर वे में, ऐसा होता है हमारे साथ भी, ऐसा होता है कि अगर हम कभी कभी दौड़ते हैं, भागते हैं, या कभी ऐसा सफोकेशन हमको होता है, हमको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या विदाउट ऑक्सीजन हम ये सेलुलर रेस्पिरेशन कर पाएंगे? यस, हम जरूर कर पाएंगे, लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमको प्रोडक्ट दूसरे मिलेंगे अभी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एनारोबिक प्रोडक्ट में हमको कौन कौन से हम जो फंक्शन करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे अगर हम, तो हम देखते हैं हमारी सांस फूल जाती है, हम जो है थक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वहां प्रोसेस शुरू होता है, वहां बाय प्रोडक्ट दूसरे बनना शुरू हो जाते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, in the absence of oxygen, anaerobic respiration only release 2 ATP for each molecule of glucose broken down। तो anaerobic respiration में क्या होगा, एक ग्लूकोज broken down होगा तो 2 ATP मॉलिक्यूल हमको मिलेगी। देखिए यहाँ पे anaerobic respiration अगर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, अगर anaerobic respiration होता है तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन वही प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके या ईस्ट का इस्तेमाल करके हम अल्कोहल या दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन और द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। दिस प्रोसेस अलाउ organism to continue to produce energy until oxygen is available. However, this process only releases 2 ATP per molecule of glucose. तो anaerobic respiration में 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि the process only releases 2 ATP per molecule of glucose. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितने एटीपी बना रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं और क्रेब्स साइकिल में कितने बनते हैं और ईटीसी में कितने बनते हैं। ये पूरा पूरी स्लाइड से हमारा ये कह सकते हैं कि फाइनल हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 36 एटीपी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की होने की वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक प्रोसेस में 36 एटीपी बनते हैं। देखिए अब एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो एनारोबिक वे ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फॉर ईस्ट एंड अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। तो ग्लूकोज और पायरुविक एसिड ये मिलके हम बनाते हैं इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। तो हम देखते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर ये रिएक्शन करवाई जाती है, जिसके जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, खास तौर से इथेनॉल या अल्कोहल बनाए जाते हैं। और बेकरी के अंदर भी देखिए आप, ये रिएक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें ATP कम बनती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में ज़रूर उसको देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक प्रोसेस में 36 एटीपी बनते हैं, जिसमें 3 प्रोसेस, नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल और नंबर 3 ETC इसका प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा, आप इसकी पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।